प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम काव्य साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं एवं विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है तथा भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है और इसके हम टॉप 20 प्रश्न भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है स्थावर द लॉ लिटरेचर इन द हिंदुस्तान, जो कि फ्रेंच भाषा में था और इसका प्रकाशन 1839 व 1847 में हुआ था। इसके लेखक थे गर्सा दा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सूत्रपात भी गर्सा दा तासी से माना जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जो कि 1843 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। और तीसरा महत्वपूर्ण जिसमें काल विभाजन दिया गया था एवं नामकरण किया गया था वो था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित काल विभाजन। पहले हम काव्य साहित्य को लेते हैं। काव्य साहित्य में सबसे पहले आदिकाल को माना गया है। आदिकाल 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, फिर भक्तिकाल को 1400 से 1700 ईस्वी तक, फिर रीतिकाल 1700 से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1850 से अब तक। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, उनके अनुसार काल विभाजन निम्न प्रकार से है। उन्होंने आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल 3 कालों में काव्य साहित्य को विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने आदिकाल को 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के बीच माना और जो मध्यकाल था उसको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से विभाजित किया। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के रूप में जाना जाता है, जिसे 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना, और उत्तर मध्यकाल जिसे 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के मध्य माना, और आधुनिक काल जो 1843 ईस्वी से अब तक माना गया है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर विक्रमी संवत में ये चीज़ पूछी जाती है तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी अंग्रेजी वर्ष जो है वह विक्रमी संवत से 57 वर्ष आगे रहती है। तो हम अगर विक्रमी संवत में दिया गया हो, जैसे मान लीजिए आदिकाल है 993 ईस्वी से 1398 ईस्वी है, तो अगर हम इसमें 57 प्लस कर दें तो संवत आ जाएगा। 993 में अगर 57 जोड़ दें तो 1050 संवत हो गया, और 1318 में 57 जोड़ दें तो 1375 संवत हो गया। अर्थात अगर संवत में पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 1050 संवत से 1375 संवत के बीच माना है। ये एक टेक्निक है निकालने की, आप आगे के कालों का विभाजन इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, भक्ति काल को 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को संत काव्य धारा भी कहते हैं। और निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भाग थे। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी थे। प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसके जायसी जी थे। और जो संत काव्य धारा थी, सगुण काव्य धारा थी, उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा 2 शाखाएं थीं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास जी। अब हमको ये देखना है जो रीतिकाल था, जैसे उत्तर मध्यकाल था, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। रीतबद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य और रीत सिद्ध काव्य। रीतबद्ध काव्य के प्रमुख कवि थे केशव भूषण, और रीत मुक्त काव्य में घनानंद है, बोधा है, आलम है, ये प्रमुख कवि थे। और रीत सिद्ध काव्य में बिहारी जी थे। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को देखिए बांटा गया है सर्वप्रथम भारतेंदु युग, जो 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक, और छायावादी युग 1918 से 1938 तक,
और प्रगतिवादी युग 1938 से 1943 तक, और प्रयोगवादी 1943 से 1953 तक, और नई कविता 1953 से अब तक। भारतेंदु युग को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इसका युग का नाम रखा गया। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद के नाम से रखा गया है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं। प्रगतिवादी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, और प्रयोगवादी के अज्ञेय जी। और नई कविता में अगर हम देखें गोपाल दास नीरज हैं, दुष्यंत कुमार हैं, आदि आदि। इन सभी का विवरण हम अपने अगले वीडियोज़ में एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम आदिकाल को लेते हैं। आदिकाल को 700 से 14 ईस्वी 700 वर्ष का काल माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने इसका काल 1050 संवत से 1375 संवत तक माना है। और इसका जो नामकरण है और किसने इसका नामकरण किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, और वीर काल वीर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधिचारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया। इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की हुई है, उसको भी बता देते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, आदि हजारी वीरचंद विश्वा संधिराम ने सामंत राहु के बीच महाचार प्रारंभिक काल में बंधु सहित बोए। अब आदि हजारी मानी आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल, चंद्र का मतलब है रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अब संधिचारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, और सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने कहा, और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, और प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके आधार पर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। प्रमुख कवि एवं आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनका हम वर्णन आपको दे रहे हैं। देखिए अमीर खुसरो, जिनको हम तोताए हिंद कहते हैं, इन्हें खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में भी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नजरे हिंद और खलिकवारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं। खलिकवारी बहुत बार ये टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरे प्रमुख कवि थे चंदवरदाई। इनका मूल नाम था वलिद्य। इन्होंने पृथ्वीराज रासो, एक हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसकी रचना की थी। इसमें पृथ्वीराज और संयोगिता का वर्णन है, और इसको 69 सर्ग में बांटा गया। 69 सर्ग, सर्ग को समय की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो पृथ्वीराज रासो है वो 69 समय में बांटा गया है, और इसमें 78 प्रकार के छंदों का वर्णन है। और चंदबरदाई इसको पूरा नहीं कर सके थे, तो उनके पुत्र जलहड़ ने इसको पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया जलहड़ ने, जो कि चंदबरदाई का पुत्र था। अगले जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं आदिकाल के, वो हैं विद्यापति। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, इन्हें मैथिल कोकल भी कहा जाता है, और इनकी जो प्रमुख भाषा थी वो मैथिल भाषा थी। इन्होंने कीर्तिलता और कीर्तपताका जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। और अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो नरपत नाल हैं। इन्होंने बीसल देव रासो लिखा है, जिसे एक प्रेम कथा का दर्जा प्राप्त है। एक मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है, और इसके जो बीसल देव रासो के नायक हैं वो हैं विग्रहराज, और इसकी नायिका जो हैं वो राजमती हैं। और ये जो बीसल देव काव्य है वो अजमेर के शासक से संबंधित है। प्रिय मित्रों, इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो दलपत विजय हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है खुमान रासो। और जगनिक अगले कवि हैं जिन्होंने परमाल रासो को लिखा है। प्रिय मित्रों, परमाल रासो एक, इसको आलखंड भी कहते हैं। महोबा के दो वीरों आला ऊधल की बहादुरी के किस्से का वर्णन है। ये महोबा के सरदार थे आला और ऊधल। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने तैयार की है। अमीर चंद विद्या नाले के दलदल में जा फंसे। अमीर का मतलब अमीर खुसरो, चंद का मतलब चंदबरदाई, विद्या का मतलब विद्यापति, और नाले का मतलब नरपत नाल, और दलदल का मतलब है, यहाँ पर एक दल को हम शून्य मानेंगे, दलपति विजय, और जा फंसे
जा का मतलब है जगनिक। तो प्रिय मित्रों, इससे आदिकाल के प्रमुख कवि हमको याद करने में सुविधा रहेगी। अब देख लेते हैं आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थीं, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो सबसे पहले बात थी रासो ग्रंथों की रचना और वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता थी आदिकाल के काव्यों में। आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी, क्योंकि जो कवि थे वो राजाओं के दरबारों में रहते थे तो निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करते थे। प्रबंध व मुक्तक काव्य की रचना की गई। डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ पर डिंगल पिंगल के बारे में हम बहुत शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा थी वो डिंगल कहलाती थी और पूर्वी राजस्थानी जो भाषा थी, जो साहित्यिक रूप है, वो पिंगल कहलाता था। अब हम आपको आजकल के टॉप 20 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि पुष्पदत्त को मानते हैं। जसहर चरऊ के रचनाकार पुष्पदत्त हैं। नाथ संप्रदाय व नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ, और कहीं की मच्छेंद्र नाथ भी कहा जाता है, जबकि इनका शुद्ध है मत्स्येंद्र नाथ। नाथों की कुल संख्या 9 थी और सिद्धों की संख्या 84 थी। प्रिय मित्रों, अष्टचक्र व गोरख संवाद का संबंध गुरु गोरखनाथ से है, और गुरु गोरखनाथ की जो वाणी थी उसका गोरखवाणी के नाम से संपादन किया था पीताम्बर दत्त बड़थ्यावाल ने। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना मिश्र बंधुओं ने। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। पौम चरऊ के रचनाकार स्वयंभू हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। आचार्य रामचंद्र ने भी रासक शब्द की उत्पत्ति रासक से ही मानी है। जॉर्ज ग्रेशन की रचना का हिंदी अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। अपभ्रंश व राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को डिंगल कहते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रासों के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। सिद्धों में सर्वोच्च स्थान है लुईपा का। पुष्पदत्त कृत महापुराण में 64 महापुरुषों की कथा का वर्णन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ढोला मारू दोहा के रचनाकार कौन है? कल्लोल कवि। इनको कुशल लाभ के नाम से भी हम जानते हैं। प्रिय मित्रों, ढोला मारू के दोहा में ढोला कौन था, मारू कौन थी, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था और मारू जांगलू बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री थी। ढोला का दूसरा नाम साहल कुमार भी था। और जब ढोला 3 वर्ष का था और मारू 1.5 वर्ष की थी तो अल्पायु में बाल विवाह इनका संपन्न कर दिया गया था। और जब ये बड़े हुए तो एक दूसरे को भूल चुके थे। मारू वास्तव में मारवाड़ी से आया है। और अंतिम टॉप 20 का क्वेश्चन है, ढोला शब्द पर्यायवाची है पति का। धन्यवाद मित्रों। आगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल, जो कि हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, उससे संबंधित हमारा वीडियो आएगा। आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।